नाउ इन टुडेज क्लास विल प्रोसीड विद अवर मिसलिनियस एक्सरसाइज। देखो मिसलिनियस एक्सरसाइज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। पहले क्लियर कर देता हूँ, ये जो आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज है, अगर ये एक ऐसी इस चैप्टर की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है और जो आपकी नॉर्मल एक्सरसाइज जो आपने की है लाइक 10.1, 10.2, 10.3, उसमें क्या था, आपने टेबल को समझा, सीधा कंसेप्ट लगाया और आपके आंसर सभी में एक फ्लो के साथ ही किए क्वेश्चन आपने। इसमें जो आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है और मिसलिनियस में क्वेश्चन है उसमें बहुत डिफरेंस है। अभी आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि आसपास का कनेक्शन भी नहीं दिखाई देगा आपको, लेवल काफी अप हो जाता है यहाँ पर मिसलिनियस का आके। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर डायमीटर। देखो जो एक पैराबोला होता है, जैसे आपके घर में जो हमारे घर में डिश लगी होती है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसकी शेप कैसी होती है, वो पैराबोला शेप में होती है। कैसे होती है? पैराबोला शेप में, ठीक है। तो वो जो डिश होती है उसमें, जैसे कि कोई भी डिश होती है उसमें क्या होता है कि जो भी सिग्नल आते हैं, जो भी सिग्नल उस डिश में, अब डिश का जितना भी सरफेस होता है, मान लो ये पूरी डिश है, इसमें किसी भी पार्ट में सिग्नल आएगा सैटेलाइट से, तो उसमें जो सेंटर में एक रिफ्लेक्टर होगा, सेंटर में क्या होता है, एक रिफ्लेक्टर होता है। ये रिफ्लेक्टर क्या काम करता है, ये रिफ्लेक्टर क्या काम करता है कि जो भी सिग्नल, जैसे पूरा सरफेस किसका है, डिश का है, तो जो भी सिग्नल कहीं भी आएगा ये इसको क्या करेगा, कैच कर लेगा। सैटेलाइट से जो भी सिग्नल आएगा, ये पूरा सरफेस किसका है, डिश का है, किसी भी जगह पर सिग्नल जब आएगा, किसी भी जगह पे जैसे सिग्नल वो आएगा तो पूरे सरफेस जो डिश का सरफेस है, उस सरफेस से उस सिग्नल को वो क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, यानी कि ये रिसीवर का काम करता है। तभी इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टर। ये जो रिफ्लेक्टर होता है ये क्या होता है पैराबोला में, ये जो रिफ्लेक्टर जो नाम दिया जा रहा है इसका क्या काम होता है कि ये जो सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल है उनको क्या करता है, रिसीव करता है। क्या करता है, रिसीव करता है। अब देखो, अब डे टू डे लाइफ में इसका क्या यूज होता है, जो ये रिफ्लेक्टर होता है आपका, इसकी जो पोजीशन होती है उस डिश में देखना कभी भी सेंटर में होता है वो रिफ्लेक्टर। तो इस रिफ्लेक्टर का, ये रिफ्लेक्टर की जो पोजीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस शेप, ये होती है फोकस में, यानी कि ये उस डिश का जो पैराबोलिक शेप की वो डिश होती है, ये उसके फोकस पॉइंट पर होता है लगा हुआ। अब मान लो कि ये आपका खराब हो जाता है और आप डिश को पूरी चेंज नहीं करना चाहते, आपको मैथमेटिकल नॉलेज है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उस डिश का फोकस पॉइंट लोकेट करना है, रिफ्लेक्टर नया लेके आकर वहां पे उसको फिक्स करना है, एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग। तो डे टू डे लाइफ में इसका इस तरह से काम होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन देखो क्या है आपका, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, तो ये मैं एक पैराबोला बना रहा हूं, ये आपके हो गए कोऑर्डिनेट एक्सिस। पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो कहां पर होता है, ओरिजिन पर होता है। तो ये इस तरह से आपने बना दिया 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब जो इसकी टोटल विड्थ है, जो इसकी ये टोटल विड्थ है वो कितनी है, वो 20 है। और हमने क्या कहा था, अब ये जो है इसकी सिमेट्री वाई एक्सिस पर है। सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, 20 टोटल है, सेंटीमीटर मीटर है, सेंटीमीटर, तो 10 इधर होगा, 10 आपका इस साइड होगा, और 10 सेंटीमीटर ये आपका इस साइड होगा, 10 सेंटीमीटर ये आपका इस साइड होगा। ये मानते हो, 10 सेंटीमीटर इधर होगा, 10 सेंटीमीटर इधर होगा, ठीक है। फिर आगे कहा जा रहा है एंड 5 सेंटीमीटर डीप। डीप का मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है, यहां से लेके एक्स एक्सिस पर जो इसकी हाइट है वो कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर। वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ऐसे यहां भी जो ये हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है फाइंड द फोकस। फाइंड द फोकस, पहले एक बात क्लियर कर देता हूं कि जैसे मैंने कहा प्रैक्टिकली जो डिश होती है वो आपकी अपवर्ड पैराबोला शेप पे होती है, ऐसे ऊपर की तरफ होती है ना, और ऐसे ऊपर सर्कल बनता है, नीचे से वो ऐसी शेप होती है उसकी। तो इसलिए मैंने इसको अपवर्ड पैराबोला बनाया। आप किसी भी तरह से बनाओगे, कोई भी पैराबोला यहाँ पर बनाओगे, उससे आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ। तो प्रैक्टिकली जो चीज़ होती है उसके हिसाब से मैंने इसको आपके लिए समझना ईजी हो जाए, इसलिए मैंने अपवर्ड पैराबोला की शेप बनाई। दूसरे शेप का भी यूज़ करोगे आप, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स, ओरिजिन से हमेशा ये जो एक्सिस पर जो डिस्टेंस होता है ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ओरिजिन से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है मानते हो वो 10 है, तो एक्स तो इसका क्या हो गया 10, और वाई क्या हो गया 5। ऐसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इसका एक्स भी क्या होगा कोऑर्डिनेट्स में -10, लेकिन वाई क्या होगा 5। वाई क्या होगा 5, ये मानते हो, ठीक है। हमें फोकस निकालना है। फोकस जो होगा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पैराबोला में, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई एक्सिस पर होगा ना फोकस। अपवर्ड पैराबोला बनाया तो 0, a होगा नहीं होगा,
0, आपको ये एक ही वैल्यू निकालनी, इससे आपका फोकस आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है हेयर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, हेयर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या होगी? है इसकी सिमेट्री किस पर है? वाई पर है। देखो सिंपल सी बात है, हमारी 4 इक्वेशन होती है। जैसे फर्स्ट अगर मैं इसकी बात करता हूँ अपवर्ड की, तो क्या होगी? x² इक्वल टू 4ay। डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो क्या होगी? x² इक्वल टू -4ay। राइटवर्ड पैराबोला में क्या होता है? y² इक्वल टू 4ax। लेफ्टवर्ड पैराबोला में क्या होता है? y² इक्वल टू -4a। अब ध्यान से देखना, जिस पर सिमेट्री होती है उस एक्सिस की डिग्री 1 होती है। जिस पर सिमेट्री होती है उस एक्सिस की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। तो सिमेट्री यहां पर y एक्सिस है, तो y की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। तो इसका मतलब ये क्या होगा? x² इक्वल टू 4ay। इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन 1। अब क्या मैं बोल सकता हूं ये जो इक्वेशन 1 है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। नाउ इट पासिस थ्रू, इट पासिस थ्रू किस पॉइंट से पास हो रहा है? 10,5 ले लेते हैं, 10,5। तो x की जगह क्या आ जाएगा? x की जगह क्या आ जाएगा? 10। x की जगह क्या आ जाएगा? 10, 4a, और y की जगह क्या आ जाएगा? 5। y की जगह क्या आ जाएगा? 5। तो कैन आई से दैट 4a इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? 4a, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100, ये मल्टीप्लाई, ये 5 इंटू 4a इक्वल टू 100 हो गया। तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100/5, जिसको आप क्या लिखोगे? 20। तो a क्या हो जाएगा? 20/4। तो a आपका 5 आ गया। तो कैन आई से दैट देयरफॉर रिक्वायर्ड या फिर देयरफॉर फोकस, देयरफॉर फोकस हैविंग कोऑर्डिनेट्स a, 0 इज इक्वल टू f क्या हो जाएगा? 5, 0। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बताओ। रिफ्लेक्टर समझ में आ गया क्या होता है? सैटेलाइट जो आपकी डिश होती है उसमें जो पैराबोलिक डिश शेप में होती है वो, उसमें सेंटर में जो होता है वो एक रिसीवर होता है, वही रिफ्लेक्टर होता है आपका। उसका क्या काम होता है? सैटेलाइट से जो सिग्नल आते हैं वो पूरे डिश के सरफेस एरिया में कहीं पे भी वो सिग्नल गिरेगा, वो वहाँ से उसको क्या करेगा? रिसीव करेगा, यानी कि वो रिसीव करता है सिग्नल को। और उसकी पोजीशन जो होती है उसकी कहाँ पर होती है? फोकस पर होती है। 10 है आपका, लिमिट z अप्रोचेस टू 1, z रेज टू पावर 1/3 -1 अपॉन z रेज टू पावर 1/6 -1। पहले तो आप ये देखो कि अगर मैं z की जगह 1 पुट करता हूं तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0/0 फॉर्म है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी अगर आप x की जगह 1 पुट करते, x की जगह 0 पुट करते, प्रीवियस क्वेश्चन जो होता, जैसे कि आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें देखो जैसे कि ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x + 1 रेज टू पावर 5 -1/x। अब देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन, दोनों में देखो अगर मैं x की जगह यहाँ 0 पुट करता हूँ तो 1 - 1 0 अपन, तो ये भी 0/0 फॉर्म थी, इसलिए इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे किया? इसको हमने उस कंसेप्ट का यूज करके उस फॉर्म में चेंज कर दिया। यहाँ भी देखो अगर मैं z की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये भी 0/0 फॉर्म है, 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो ये भी डायरेक्टली हम नहीं कर सकते ना। तो क्या करोगे अब आप? तो हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या बताई थी मैंने? -1 होना चाहिए, -1। अब देखो यहाँ पर इसको करने के 2 मेथड है। एक तो जो मैंने अभी आपको बताया उस मेथड से अगर आप करते हो तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपकी ये वाली फॉर्म अलग से बनेगी। फॉर्म क्या थी? फॉर्म बताओ क्या थी? लिमिट x अप्रोचेस टू a, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a, यही थी फॉर्म, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है? na रेज टू पावर n - 1, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा लिमिट z अप्रोचेस टू 1, z अप्रोचेस टू 1, z रेज टू पावर क्या है? 1/3, तो -1 को भी तो 1 की पावर 1/3 लिख ही सकता हूं। अपॉन में मैंने लिखा z - 1। अब आप कहोगे सर z - 1 तो यहाँ है नहीं, मैंने कहा भाई यहाँ x - a फॉर्म तो मेरे को चाहिए। लेकिन देखो ये जो है z रेज टू पावर 1/6 क्या है? z रेज टू पावर 1/6, इसको आप लिखो z रेज टू पावर 1/6। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -1 रेज टू पावर 1/6 लिख सकता हूँ, ठीक है। और अपॉन में मैं इसको लिख सकता हूँ z - 1,
इससे इसको कैंसिल करोगे, बात तो यही है कि ये इसी के इक्वल है। और लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, z अप्रोचेस टू 1। लिमिट जो है आपकी वो किसको अप्रोच कर रही है, लिमिट अप्रोचेस टू, लिमिट इज z अप्रोचेस टू 1, और ये आपका फंक्शन है लिमिट z अप्रोचेस टू 1। कोई डाउट है तो बताओ, लिमिट z अप्रोचेस टू 1। यहाँ तक सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको इसके साथ रखता हूं, अगर मैं इसको इसके साथ रखता हूं तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए एन ए। एन क्या है आपका 1/3, ए क्या है 1 रेज टू पावर n माइनस 1, तो ये कुछ ऐसे होगा। अब यहाँ भी देखो लिमिट किसको अप्रोच कर रहा है, z अप्रोचेस टू 1, जैसे इस पे वैसे इस पे भी वही है, तो ये भी इसी फॉर्म में है, तो ये भी क्या होगा n क्या है आपका 1/6 इंटू ए क्या है 1 रेज टू, ए तो 1 ही होगा क्योंकि ये तभी एप्लीकेबल होगा जब -1 मिलेगा। और यहाँ पर क्या हो गया आपका n-1, दैट इज 1/6 -1। अब 1 की पावर कुछ भी है तो 1 ही आएगा, ये भी 1 होगा और ये भी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। तो बेसिकली जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, दैट इज 1/3, और 1/6 को रेसिप्रोकेट करोगे तो 6, तो आपका आंसर क्या आएगा 2। आंसर क्या आएगा 2। एक मेथड तो ये है आपको इस क्वेश्चन को करने का, ये मेथड समझ में आ गया। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। अब दूसरा मेथड देखो क्या है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z रेज टू पावर 1/6 का स्क्वायर, यस और नो। भाई 2 3 जा 6 ही तो होगा, बात तो वही है। और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ z रेज टू पावर 1/6 माइनस 1, कोई दिक्कत। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच विल बी लिमिट z अप्रोचेस टू 1, तो क्या होगा a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन z रेज टू पावर 1/6 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। और z की जगह क्या पुट कर दो 1, 1 + 1 क्या आ गया 2, ये दूसरा मेथड है। तो इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से, एक तो यही इसी फॉर्म में कि -1 है तो आपको पता है कि मैं डायरेक्टली इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। दूसरा मेथड क्या है कि मैं इसको सिंप्लीफाई तो कर रहे हो, इसको मैं सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकता हूँ, इसको डुप्लीकेट फंक्शन में मैं ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। तो अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, से दिस इज द पैरेललोग्राम, दिस इज द पैरेललोग्राम ABC and D, ABC and D, हाँ ये बंधन है। अब जो वर्टेक्स है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल so this is the parallelogram, this is the parallelogram, तो vertex A, B, C and D। as per question vertex A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 -1 2, तो ये हो गया 3 -1 2। vertex B 1 2 -4, vertex C -1 1 2, वर्टेक्स डी यानी कि फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, जिसको हमने क्या ले लिया डी ले लिया। तो आप पहले इसी तरह से लिखोगे लेट फोर्थ वर्टेक्स बी डी हैविंग कोऑर्डिनेट x, y, z। तो फोर्थ वर्टेक्स जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x, y, z। अब देखो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं बाइसेक्ट। तो जैसे कि मैं डायगोनल्स बना रहा हूँ, लेट अस से दिस डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, ठीक है। एज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, as diagonals of parallelogram bisect each other, diagonals होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो कैन आई से दैट देयरफॉर O इज द, ये बाइसेक्ट का मतलब यही हुआ ना कि OA जो है वो किसके इक्वल होगा OC के, और इसी तरह से जो OD है वो किसके इक्वल होगा OB के। तो इसका मतलब जो है O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। तो O is the midpoint of O किस किस का मिड पॉइंट होगा, O is the midpoint of AC as well as BD। तो O जो है आपका
वो AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी होगा। क्या तेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो विच इम्प्लाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इसमें दो केसेस है। केस वन व्हेन O is the midpoint of, when O is the midpoint of what? AC. In that case O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 plus x2 by 2। तो 3 minus 1 कितना हो जाएगा? 3 minus 1 by 2। y1 plus y2 तो minus 1 plus 1 by 2। z1 plus z2 2 plus 2 by 2। कोई डाउट है तो बताओ। अगर वो AC का मिड पॉइंट है, अगर वो AC का मिड पॉइंट है तो क्या होगा? x1 plus x2 3 minus 1 by 2, y1 plus y2 by 2, z1 plus z2 by 2। यही पढ़ा था आपने। बस x और y के साथ क्या आ गया? z आ गया। फॉर्मूला तो सेम ही है आपका। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आप चलते तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ? ये क्या हो जाएगा? 2 by 2 क्या हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। ये क्लियर हो गया। केस टू when O is the, case 2 when O is the midpoint of what? BD, when O is the midpoint of BD। अब O अगर BD का मिड पॉइंट्स है तो अब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे O के? अगेन x1 plus x2 तो क्या हो जाएगा? 1 plus x लिखो या x plus 1 लिखो, x plus 1 by 2, y plus 2 by 2 प्लस कर रहे हो आप, और z माइनस 4 by 2 तो क्या हो जाएगा? z माइनस 4 by 2। क्या तुम्हारा समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। अब कहने से दैट भैया पॉइंट तो सेम ही है, पॉइंट तो सेम ही है तो कोऑर्डिनेट्स भी सेम होने चाहिए फिर। ठीक है, नाउ x plus 1 by 2 कॉमा y plus 2 by 2 कॉमा z minus 4 by 2 should be equal to 1, 0, 2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो x किस, ये वाला पॉइंट किसके इक्वल होगा? 1 के, विच इम्प्लाइज x plus 1 by 2 should be equal to 1। तो x plus 1 इक्वल टू क्या होगा? 2। तो x की वैल्यू क्या? 1। x की वैल्यू क्या? 1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद देखो y plus 2 by 2 ये किसके इक्वल होगा? 0 के। तो 2 into 0 0, तो y की वैल्यू क्या? तो y की वैल्यू क्या? -2। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, और इसी तरह से ये किसके इक्वल होगा? एंड z minus 4 by 2 इक्वल टू 2, तो z minus 4 इक्वल टू 4, तो z इक्वल टू क्या होगा? -4 plus 4 दैट इज 8, दैट इज 8। इसका मतलब देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O, x क्या हो जाएगा? 1, y क्या हो जाएगा? -2 और z क्या हो जाएगा? 8। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट पॉइंट A। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब एक्स वाई जेड किसके कोऑर्डिनेट थे? फोर्थ वर्टेक्स के। तो आप क्या कहोगे? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स बी क्या था? डी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? एक्स वाई जेड, दैट इज, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 1, वाई की जगह -2 और जेड की जगह 8, तो 1 -2 8, and this is the final answer of this question. How many words with or without meaning each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letter of the word daughter? तो देखो वर्ड क्या है? डॉटर, DAUGHTER। आपको ये कहा जा रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स। अब यहाँ पे वोवल्स देखो क्या है?
अगर मैं वॉवल्स की बात करता हूं तो यहां पर वॉवल्स है ए, और वॉवल्स यहां पर क्या है यू, और वॉवल्स क्या है यहां पर ए यू ई, दीज आर द 3 वॉवल्स। और बाकी क्या है कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स डी, जी, एच, टी एंड आर, 5 कॉन्सोनेंट्स और 3 वॉवल्स है। ओके, अब आपको क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, जिसमें क्या होने चाहिए 2 वोवल्स होने चाहिए, इसमें क्या होने चाहिए 2 वोवल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए, 2 वोवल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 vowels can be selected, 2 vowels can be selected in, मैंने सिलेक्टेड वर्ड यूज किया है बिकॉज आप ए चूज करो, यू चूज करो, यू चूज करो, ए चूज करो, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, तो यहां पर सिलेक्शन हो रहा है। सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन, दैट इज 3C 2 ways, दैट इज 3C 2 ways। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंड देन 3 कॉन्सोनेंट्स, 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड इन, 5 कॉन्सोनेंट्स में 3 आपको सिलेक्ट करने, तो क्या हो जाएगा 5C 3 ways, 5C 3 ways। 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड इन 5C 3 ways। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो मान लो फॉर एग्जांपल आपने जो वोवल सेलेक्ट किया वो है ए और यू, ए और यू, और कॉन्सोनेंट आपने सेलेक्ट किया GHT, GHT। अब ये जो 5 लेटर्स हैं ये आगे पीछे होंगे तो एक नया वर्ड बनेगा नहीं बनेगा, जैसे अगर ए की जगह यू आ जाए और यू की जगह ए आ जाए एक नया वर्ड बन जाएगा, बनेगा, ठीक है। ऐसे ही जी की जगह एच आ जाए, एच की जगह जी आ जाए, आगे पीछे जब ये होंगे तो एक नया वर्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है 5 लेटर्स, ये जो 5 लेटर्स आगे पीछे जब अरेंज होंगे, अरेंज क्यों, क्योंकि यहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। 5 letters can be arranged in 5P4 ways। This is a very important point of this question। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है कि भैया जब ये 5 लेटर, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं 3C2 into 5C3, दैट्स इट, वो गलत है। आपको इन लेटर्स को अरेंज भी करना है, क्योंकि जब ये लेटर्स आगे पीछे होंगे तो नए वर्ड्स बनेंगे। अरेंज करने का मतलब ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो यहां पर क्या आएगा 5P4 ways। देयरफॉर total number of words, therefore total number of words can be formed, therefore total number of words can be formed is equal to 3C2 into 5C3 into 5P4 इज इट क्लियर, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना, तो देखो जहां तक 3C2 की बात है, 3C2 क्या हो जाएगा, 3C2 विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 5C3 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, एंड 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल से 5P4 क्या हो जाएगा 5 नॉट 5P4, दिस इज 5P5, 5 लेटर है, 5 पोजीशन पर अरेंज होंगे, 5P5, दिस इज 5P5, दिस इज 5P5, इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r दैट इज 0 फैक्टोरियल, इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ 3 फैक्टोरियल्स कैन बी रिटन एज 3 into 2, ये हो गया 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 into 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 into 4 फैक्टोरियल, 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, बिकॉज हाईएस्ट वैल्यू जो है यहाँ पे 3 है, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है आपकी दैट इज 120, तो ये हो जाएगा 120, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फाइनली व्हाट वी विल हैव 3 into 5 into 2 into 120 into 2 into 120, तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30,
30 इंटू क्या हो जाएगा 120, 12 3 जा क्या होगा 36, इट मीन 3600 words can be formed by using this word daughter having two vowels and 3 consonants with or without meaning. This is the complete answer of this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।